हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोल के बारे में जानेंगे। मोल होता क्या है और मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आज का ये वीडियो पूरा मोल पर ही डिपेंड होगा। तो जो लोग भी मोल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद उन्हें मोल के बारे में लगभग एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए हम लोग मोल के बारे में शुरू करते हैं। तो मोल को जानने के पहले हम लोग कुछ बातें और जानते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, जब मोल नहीं आया, मोल चूँकि है क्या, मोल एक मूल मात्रक है जिसके द्वारा पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोल क्या है? मोल एक मूल मात्रक है जिसके द्वारा पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। लेकिन जब मोल नहीं आया था, हम लोग उसके तब की बात करते हैं। तो उस टाइम पर किसी भी पदार्थ को प्रदर्शित करने के दो तरीके थे। एक तरीका था कि उस पदार्थ को द्रव्यमान के द्वारा व्यक्त किया जाए, और दूसरा तरीका था उस पदार्थ को संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाए। कैसे? मान लीजिए कोई पदार्थ हो तो हम लोग उसको उसके द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कोई पदार्थ होगा, मान लेते हैं वह 2 किलोग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं कोई पदार्थ है वह 5 किलोग्राम है। कोई पदार्थ है, मान लेते हैं वह 100 किलोग्राम है। ये इस आधार पे, यानी द्रव्यमान के आधार पे उस पदार्थ को व्यक्त किया जा सकता था। और इसमें भी क्या है, ये उसका परिमाण है और ये उसका मात्रक है। क्लियर है? और ये पूरा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था पदार्थ को प्रदर्शित करने का? दूसरा तरीका था कि उस पदार्थ को उनकी संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाए। जैसे कोई एक बर्तन हो, मान लीजिए उसमें 5 पेन हो। क्लियर है? कोई एक बर्तन हो जिसमें 10 गिलास हों, ऐसा हो सकता है। कोई एक बर्तन हो जिसमें मान लीजिए 10-20 समोसे हों, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो क्या था, किसी भी पदार्थ को उस टाइम पर दो तरीक़ों से व्यक्त किया जा सकता था। पहला, उनके द्रव्यमान के द्वारा व्यक्त किया जाए, और दूसरा उनकी संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, किसी भी पदार्थ को प्रदर्शित करने की उस टाइम पर कितनी विधियाँ थी? 2 विधियाँ थी। पहला था द्रव्यमान और दूसरा क्या था? संख्यात्मक प्रदर्शन। 2 तरीके से हम लोग किसी पदार्थ को व्यक्त कर पाते थे। लेकिन यदि केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री के लिए ये दोनों तरीके आवश्यकता, जो केमिस्ट्री की जो आवश्यकता थी उसको ये दोनों पूर्ण नहीं कर पाए। तो केमिस्ट्री में क्या हुआ, एक नई इकाई, एक नई यूनिट की खोज हुई। ठीक है, जो क्या कर रहा था, जो नई इकाई खोजी गई, वह नई इकाई वह इकाई किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और उसकी संख्या दोनों को व्यक्त कर रहा था। ठीक है, जैसे द्रव्यमान और संख्यात्मक दो अलग अलग तरीके थे किसी द्रव्य या पदार्थ को व्यक्त करने के। लेकिन जब एक नई इकाई खोजी गई जो कि पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करती है, तो वह नई इकाई क्या कर रही थी, वह उस पदार्थ का द्रव्यमान भी बता दे रही थी और उस पदार्थ की संख्या को भी व्यक्त कर दे रही थी। तो बात आती है, वह नई इकाई है कौन? आइए देखते हैं। उसी नई इकाई को नाम दिया गया मोल। ठीक है, क्या नाम दिया गया? मोल नाम दिया गया। मोल, एक्चुअल में मोल है क्या? मोल एक मूल राशि है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मोल क्या है? मोल एक मूल मात्रक कह दें, क्योंकि पदार्थ की मात्रा को कौन व्यक्त करता है? मोल व्यक्त करता है। ठीक है, तो मोल एक क्या है? मूल मात्रक है। क्लियर है? जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या और उस पदार्थ का द्रव्यमान दोनों व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? मोल क्या है? मोल एक मूल मात्रक है। ठीक है, मात्रक है जो किसी पदार्थ, मोल एक मूल मात्रक है जो किसी पदार्थ के द्रव्यमान एवं उसकी संख्या मतलब उसके कणों की संख्या, उसकी संख्या दोनों को व्यक्त करता है, दोनों को व्यक्त करता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही होगी।
ठीक है। मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग ओस्टवाल्ड ने किया था। मोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ओस्टवाल्ड ने किया था। ठीक है, क्या नाम है उस वैज्ञानिक का, उस साइंटिस्ट का? ओस्टवाल्ड नाम है। क्लियर? और मोल का अर्थ क्या होता है? मोल का अर्थ पूछा जाए, मोल शब्द का अर्थ क्या होता? तो मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर, मतलब कोई भी वस्तु हो या सामान हो वह ज़्यादा मात्रा में हो या बहुत सारी मात्रा में इकट्ठे कहीं रख दी गई हो, उसे क्या कहा जाता है? उस पदार्थ का ढेर कहा जाता है। तो वैसे ही मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ रही होगी, जब मोल जब तक नहीं आया था उसके पहले पदार्थ को द्रव्यमान और संख्या के द्वारा दो अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त किया जाता था। लेकिन जब मोल आया तो मोल क्या किया? वह पदार्थ में जो संख्या है उसको और पदार्थ के द्रव्यमान दोनों को एक ही साथ में व्यक्त कर देता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मोल का स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होता है। मोल की परिभाषा क्या होगी? तो मोल की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण होते हैं। तो ये डिफिनेशन पढ़ के आप सबको समझ में तो आया नहीं होगा। आइए मैं समझाता हूँ होता क्या है। अगर कह दिया किसी पदार्थ का एक मोल, तो उसका मतलब क्या है, कैसे बताएंगे? जैसे कार्बन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्लियर है? कार्बन एक तत्व है। ठीक है, तो कार्बन का भार शायद आप लोगों को याद हो 12 होता है। क्योंकि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन भार अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता? समस्थानिक कहा जाता है। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। ठीक है, मतलब कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके परमाणु का द्रव्यमान 12 हो, ऐसा कार्बन जिसमें परमाणु का द्रव्यमान 13 हो और ऐसा कार्बन जिसमें परमाणु का द्रव्यमान 14 हो। हमें किससे, चूँकि मोल को डिफाइन करने के लिए मानक क्या लिया गया है? कार्बन 12 लिया गया है। क्लियर है? कार्बन 12 जो होगा, ठीक है, इसके 12 ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में। कार्बन 12 का मतलब वह कार्बन, मतलब कार्बन के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान 12 हो। ठीक है, और उनका कितना? 12 ग्राम में। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है? वही क्या कहलाएगा? किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या कहलाएगी। किसी भी पदार्थ का एक मोल क्या होगा वह बताता है कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु कितने हैं। ठीक है, तो आइए देख फार्मूला कैसे होगा। चूँकि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? चूँकि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ये कैसे निकाला गया था? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। कितना आया? आया था 1.99 गुणे 10 पे पावर -23 ग्राम आया था। ठीक है, हमें क्या करना है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो यह कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आया। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे उसको निकाल लेते हैं। इसलिए कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? तो कार्बन 12 का कुल भार कितना है? 12, और उसके एक परमाणु का भार कितना है? यहाँ लिखा जा चुका है, इतना है। ठीक है, तो जब 12, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, जब 12 चूँकि ग्राम है, ये भी और ये भी ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आता है? वही 6.02213 × 10⁻23 परमाणु आएंगे।
यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है। और अगर डेफिनेशन आपको पता हो तो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उसके जितने परमाणु होते हैं वही किसी पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। यानी यही संख्या किसको व्यक्त करेगी, 1 मोल को व्यक्त करेगी। तो यहाँ से 1 मोल बराबर कितना आ जाएगा, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 मोल बराबर कितना, 6.022 × 10⁻23। क्लियर। यानी यदि अब हमें मोल को डिफाइन करना हो तो एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो बात आएगी 1 मोल क्या होता। तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह संख्या है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। कण परमाणु हो सकता है, कण अणु हो सकता है और कण आयन भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से मोल की एक और डेफिनेशन दी जा सकती है। इसी संख्या को, जो ये संख्या आई एवोगैड्रो के सम्मान में, इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट हुए, एवोगैड्रो संख्या। तो एवोगैड्रो के सम्मान में ही इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक कहा जाता है। और उसको दिखाया कैसे जाता, Na के द्वारा। ये n क्या है, ये संख्या को व्यक्त करेगा। A एवोगैड्रो की बात कर रहा है। Na की वैल्यू कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23। क्लियर है। इतनी सारी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा गया हो 1 मोल परमाणु। 1 मोल परमाणु का मतलब कितना समझेंगे हम लोग। 1 मोल परमाणु का मतलब होगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है। कहीं लिखा गया हो 1 मोल अणु, तो 1 मोल अणु का मतलब क्या समझा जाएगा, 6.022 × 10⁻23 अणु। ठीक है। इतनी सारी बात समझ में आ रही होगी। कहीं लिखा गया हो 1 मोल आयन। ठीक है। तो 1 मोल आयन का मतलब क्या होगा, इतना आयन। क्लियर। कहीं लिख दिया गया हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होगा, 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। इतनी सारी बात समझ में आ रही होगी। क्या क्या सीखा हमने, यहाँ सीखा है मोल की परिभाषा क्या होगी। तो 1 मोल क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। चूँकि हमने क्या किया, हमें कार्बन 12 का भार पता है 12 होगा और उसके एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिया। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इतना आएगा। तो 12, चूँकि हमें क्या है, पूरे का भार पता है और एक परमाणु का भार पता है। पूरे के भार में एक के भार से भाग कर देंगे तो संख्या पता चल जाएगी। तो संख्या पता चल गई, ये कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन के परमाणु इतने होंगे। और इसी को ही क्या कहा जा रहा है, 1 मोल कहा जा रहा है। तो 1 मोल बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है। और इसी संख्या को एवोगैड्रो के सम्मान में एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। उसी को Na के द्वारा दिखाया जाता। और कहीं 1 मोल परमाणु लिखा हो तो इतना उसका मतलब होगा, 1 मोल अणु लिखा हो तो उसका मतलब ये होगा, और 1 मोल आयन लिखा हो तो ये होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो उसका मतलब ये होगा। कहीं 1 मोल चाय लिखा हो तो उसका मतलब भी इतना चाय हो जाएगा। ठीक है। आइए अब हम लोग मोलों से संबंधित कुछ गणनाओं के बारे में देखते हैं। कैसे, जब द्रव्यमान दिया होगा तब मोल कैसे निकालेंगे, और द्रव्यमान जब मोल दिया होगा तब द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। यहाँ जब द्रव्यमान दिया होगा तब मोल कैसे निकालेंगे, और यहाँ जब मोल दिया गया होगा तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। अगर जब द्रव्यमान दिया है तो मोलों की संख्या का फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान लिख दिया जाएगा, और अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान ले लिया जाएगा। ठीक है। कैसे बात करेंगे,
जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन है अपने पास। पहला वाला दिया गया है 46 ग्राम सोडियम। तो ये जो दिया गया है 46 ग्राम, ये द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। द्रव्यमान कितना दिया? 46 ग्राम दिया है, क्लियर। और सोडियम क्या है? परमाणु है, तो कौन सा द्रव्यमान लिया जाएगा? परमाणु द्रव्यमान लिया जाएगा। और यहाँ परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? परमाणु द्रव्यमान सोडियम का कितना होता है? शायद याद होगा, कितना? 23। कितना होता? 23 होता है, क्लियर है। तो यहाँ से मोलों की संख्या निकालनी होगी, तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? मोलों की संख्या, फार्मूला क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 46, और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। यहाँ से मोलों की संख्या कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। यानी 46 ग्राम सोडियम में मोल कितने होंगे? सोडियम के कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, बी वाले को देखते हैं। कह रहा है 9 ग्राम जल, 9 ग्राम जल, और 9 ग्राम क्या है? जल का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान दिया गया कितना? 9 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और जल चूँकि एक यौगिक है, तो उसका कौन सा लिया जाएगा? आणविक द्रव्यमान लिया जाएगा, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? चूँकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का कितना? 16 होता है। 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। जल का आणविक द्रव्यमान कितना है? 18 है, ठीक है। ये बात समझ में आई रही होगी। तो यहाँ से मोल निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा? द्रव्यमान कितना? 9, आणविक द्रव्यमान कितना? 18। काट देंगे, 2 टाइम में कटेगा, कितना आएगा? 0.5 मोल, ठीक है। यानी कि 9 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? 0.5 मोल होंगे। सी वाले की बात की जाए, यहाँ इसका, तो यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है? 132 ग्राम द्रव्यमान है। CO2 का आणविक, चूँकि यह एक अणु है या यौगिक है, तो इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया गया है? 132 ग्राम, क्लियर। और आणविक द्रव्यमान कितना होगा CO2 का? आणविक द्रव्यमान कितना आएगा? कार्बन का 12 और यहाँ 32, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मोल निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? द्रव्यमान कितना है? 132 बटा कितना? 44 होगा, क्लियर। तो 44 से 3 टाइम में 3 टाइम में क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ से 132 ग्राम CO2 में CO2 के कितने मोल होंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से जब द्रव्यमान दिया हो तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये वाला फार्मूला लगा के मोलों की संख्या निकाल पाएंगे। और कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हमें द्रव्यमान की गणना करनी है और मोल दिया गया हो, क्योंकि हमें मोल पता होगा, द्रव्यमान चाहिए, तो इसको कहाँ भेज देंगे? इधर भेज देंगे। तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर मोल इंटू क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ इन सब क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है। कब? जब हमें मोल पता हो और हमें परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान पता हो, तब हमें द्रव्यमान निकालना होगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर कितना मोल दिया गया है? 2। तो मोल कितना है? मोल है 2। चूँकि यह एक अणु है तो आणविक द्रव्यमान होगा, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा? आणविक द्रव्यमान सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना? 35.5। जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 58.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होगा? मोल कितने हैं? 2। आणविक द्रव्यमान कितना है? 58.5
5 है, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 2 25 10 होगा, 16 1 17 होगा, 10 1 11 हो जाएगा। क्लियर, 117 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1.4 मोल H2O का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो यहाँ कितना मोल दिया गया है, मोल दिया गया है 1.4, ठीक है। मोल कितना है 1.4, और H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ज्ञात किया था। यहाँ पर H2O का आणविक द्रव्यमान कितना था 18, कितना होगा 18। तो यहाँ से द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान बराबर मोल इंटू परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ क्या है, आणविक द्रव्यमान है, मोल कितना है 1.4 और आणविक द्रव्यमान कितना है 18। 18 चौक का कितना होता है 72, 7 होगा, 18 और 7 25, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 3 मोल O2, ये क्वेश्चन था 3 मोल O2 का द्रव्यमान ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मोल कितने दिए गए हैं, मोल दिए गए हैं 3, और O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 गुना कितना होगा 32। क्लियर। तो यहाँ से द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर मोल इंटू परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो मोल कितना है 3 और आणविक द्रव्यमान कितना है 32, कितना हो जाएगा 96 ग्राम। क्लियर है। मोलों पर आधारित गणनाएं में हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, मोलों की गणना कब, जब कणों की संख्या दी गई हो। कणों की संख्या हमें पता हो और हमें मोल की गणना करनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला होता है मोल की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितना होगा, जब कणों की संख्या दी गई होगी तो कणों की संख्या बटे में क्या आएगा एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या क्या होता है 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसा कि यहाँ दिया गया है, ये क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 3.011 गुणे 10⁻23 CO2 अणु, ये CO2 अणुओं के कणों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो कणों की संख्या कितनी है, कणों की संख्या है 3.011 गुणे 10⁻23। क्लियर। और एवोगैड्रो संख्या तो पता ही है, तो मोल तो निकाल ही पाएंगे। तो मोल बराबर क्या होगा कणों की संख्या, और कणों की संख्या है 3.011 गुणे 10⁻23 है। ठीक है, और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। 10⁻23 कट जाएगा, इससे 2 टाइम में कट जाएगा, तो मोल कितना आएगा 1/2। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा, यानी कि 3.011 गुणे 10⁻23 CO2 अणु में 0.5 मोल CO2 होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कणों की संख्या कितनी दी गई है, कणों की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है 6.022 गुणे 10⁻21। ठीक है, और एवोगैड्रो संख्या तो पता ही है, मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो मोलों की संख्या यानी मोल बराबर क्या होगा कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी है 6.022 गुणे 10⁻21। क्लियर है। और एवोगैड्रो संख्या कितनी है 6.022 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेम और सेम कट जाएगा, 10⁻21 कट जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 10⁻2 बच जाएगा। इसका मतलब कितना होता है 100 होता है, और भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी मोल कितने आएंगे इतने हो जाएंगे मोल, यानी कि 6.022 गुणे 10⁻21 H2O अणु में H2O के कितने मोल हैं, इतने मोल हैं। ठीक है, चौथा देखेंगे हम लोग। चौथा
कणों की संख्या निकालनी है जब मोल दिया गया हो। ठीक है, मोल पता होगा, कणों की संख्या चाहिए, तो कणों की संख्या बराबर क्या होगा, मोल गुणे एवोगैड्रो संख्या। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या या मोल, बात तो वही है, इनटू एवोगैड्रो संख्या। यही तो है एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए क्या दिया गया है, इतना मोल, तो मोल दिया गया है 0.5। क्लियर। और हमें क्या चाहिए, कणों की संख्या। तो कणों की संख्या फार्मूला लगा लेंगे, कणों की संख्या बराबर मोल, मोल कितने हैं 0.5, और एवोगैड्रो संख्या है, एवोगैड्रो संख्या कितनी है, तो याद हो गया होगा अब तक आप सभी को, इतना होगा। क्लियर है, गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 3 और 1 4, अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, गुणे 10 पे 23 कण हो जाएंगे, यानी लिख दें गुणे 10 पे पावर 23 कण हो जाएंगे। किसके, 0.5 मोल He में उसके कणों की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पर भी मोल कितना दिया गया है, 1.5। ठीक है, और हमसे कणों की संख्या पूछा गया है, तो कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, फार्मूला आप सभी को याद हो चुका होगा। क्या, मोल, मोल कितने हैं 1.5, साथ में क्या, एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणे 10 पे 23, गुणा कर लेंगे तो 15 दूना 30, 30 3 33 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, गुणे 10 पे कितना 23 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा 9.033 गुणे 10 पे पावर 23 कण हो जाएंगे। क्लियर है। तो अगर हमें मोलों, जब कणों की संख्या दी गई हो तो मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। और यदि हमें कणों की संख्या निकालनी हो लेकिन मोल दिया गया हो तो कणों की संख्या बराबर क्या होगा, मोल गुणे एवोगैड्रो संख्या, और आसानी से हम लोग बता पाएंगे। मोलों पर आधारित गणनाओं में जो पांचवा पढ़ेंगे वह कणों के द्रव्यमान से परमाणु या आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। मतलब हमें कुछ कणों का द्रव्यमान दे देगा और हमसे उसका परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान पूछेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी तत्व के 9 गुणे 10 पे 23 परमाणुओं का द्रव्यमान इतना है, तब तत्व का, तब यहाँ क्या रहेगा, तत्व, तब तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए इतने परमाणुओं का द्रव्यमान दिया है और तत्व का परमाणु द्रव्यमान पूछा है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, दिए हुए मानों के आधार पर इतने परमाणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे, इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान निकालेंगे वही उस परमाणु का द्रव्यमान होगा। कैसे, देखिए जरा यहाँ पर दिया गया है क्या, चूंकि दिया गया है 9 गुणे 10 पे 23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 99 ग्राम दिया है। क्लियर। हम क्या करेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे। एक परमाणु का कितना होगा, 99 बटा 9 गुणे 10 पे 23 हो जाएगा। और हमें कितने का चाहिए, कह रहा तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का मतलब क्या है, एक मोल तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। और एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 गुणे 10 पे 23 कण होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6.022 गुणे 10 पे 23 परमाणुओं का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 99 बटा 9 गुणे 10 पे 23 इंटू कितना आएगा, 6.022 गुणे 10 पे 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पे 23 कट जाएगा, 9 से 11 टाइम में ये कट जाएगा। अब 11 का गुणा कर देंगे, 11 दूना 22 होगा, 11 दूना 22 और 2 24 हो जाएगा, और 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने तत्व का परमाणु, ये जो आया ना 6.022 गुणे 10 पे 23 परमाणु का जो द्रव्यमान आया वही उस तत्व का क्या होगा,
परमाणु द्रव्यमान होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? अगर वह कुछ कणों का या कुछ परमाणुओं का द्रव्यमान देगा, ठीक है, और हमसे कहेगा उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो जितने का देगा, चूंकि ऐकिक नियम हमने बचपन में ही पढ़ा होगा, जितने का देगा हम एक का निकाल पाएंगे, उसके बाद एवोगैड्रो संख्या यानी 6.022 × 1023 परमाणुओं का द्रव्यमान निकाल लेंगे, वही उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें? जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एनटीपी पर किसी गैस के 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम है, तो गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्लियर? एनटीपी पर किसी गैस के, चूँकि याद रखिएगा 1.12 लीटर का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 20। हम क्या करेंगे, हम 22 चूँकि 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो हम 22.4 लीटर का द्रव्यमान निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा? उस गैस का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ऐसा लिखा जा चुका है, यदि किसी गैस का आयतन दिया हो तो एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस का द्रव्यमान उस परमाणु का द्रव्यमान या उस अणु का द्रव्यमान बताएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, चूँकि दिया कि सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, दिया गया है 1.12 लीटर, कौन सा है? कोई गैस है, गैस का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 20 ग्राम दिया गया है। हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे, 1 लीटर गैस का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 20/1.12, ठीक है, ग्राम आ जाएगा। हमें कितने लीटर का निकाल लें? हम 22.4 लीटर गैस का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, 22.4 लीटर का। क्लियर? वही जो आएगा 22.4 लीटर जो गैस का द्रव्यमान होगा, वही गैस का अणुभार कहलाएगा। तो यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहें तो क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर 0 लिख दें तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो 112 दूना 224 हो जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 400 ग्राम। यानी अगर 1.12 लीटर का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम, तो गैस का अणुभार कितना आएगा? 400 ग्राम। कैसे पता चलेगा? तो एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस का जितना द्रव्यमान होगा वही उस गैस का अणुभार होगा। ठीक है, आइए हम लोग मोलों पर अगले गणना का अध्ययन करते हैं। जैसे अणुओं में परमाणुओं के मोलों की संख्या की गणना कैसे की जाएगी। मान लीजिए कोई एक अणु हो, जैसे यह एक अणु है AX, BY और CZ। ठीक है, तो इसके मोल नहीं निकालने हैं हमें। जैसे A एक परमाणु है, A के मोलों की संख्या बतानी है, B एक परमाणु है, B के मोलों की संख्या बतानी है, C एक परमाणु है तो C के मोलों की संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम होगा पूरे यौगिक के मोलों की संख्या ज्ञात करना। पहला काम क्या होगा? यौगिक के मोल ज्ञात करना, ये पहला काम होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? हमें मान लीजिए A का मोल बताना हो, तो A के मोल क्या होंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी यौगिक में उसके परमाणुओं की मोलों की संख्या निकालनी है तो पहला काम उस यौगिक का मोल निकालना। कैसे? मोल बराबर भार बटा अणुभार से। ठीक है, दूसरा काम अगर A का मोल बताना होगा तो उस पूरे यौगिक के मोल में, पूरे यौगिक का मोल कितना था? मान लीजिए N है, तो यौगिक के मोल में A के परमाणुकता से गुणा कर देंगे। ठीक है, A के साथ जो गुणांक लगा होगा। अगर हमें यही B के मोल बताना हो तो क्या करेंगे? यौगिक के मोल में B की परमाणुकता कितनी है? Y से गुणा कर देंगे। अगर हमें C के मोल बताना हो तो क्या करेंगे? यौगिक इसके पूरे के मोल में, ठीक है, इसकी परमाणुकता कितनी है? Z से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यदि हमसे इसी में A के परमाणुओं की संख्या पूछे, B के परमाणुओं की संख्या पूछे, C के परमाणुओं की संख्या पूछे, जैसे हमसे कह दे A के परमाणुओं की संख्या बताओ इस यौगिक में,
ए के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो उस यौगिक के कुल मोल, जैसे यहाँ N इंटू यक्स है, इसी में एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। बी के परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो यहाँ N इंटू वाई में एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। सी के परमाणुओं की संख्या पूछे तो N इंटू जेड में एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। N क्या है, इस यौगिक के मोल हैं। X क्या है, A की परमाणुकता है, एटॉमिसिटी है B। Y क्या है, B की एटॉमिसिटी है। Z क्या है, C की एटॉमिसिटी है। क्लियर है। इस तरीके से हम किसी यौगिक के परमाणुओं के मोल निकाल पाएंगे और किसी यौगिक के कुल परमाणुओं की संख्या को भी बता पाएंगे। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आए। इसका सलूशन क्या होगा, जैसे कि दिया गया 88 ग्राम CO2 का भार यानी द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान CO2 का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 88 ग्राम, ठीक है। CO2 का मोल चाहिए। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पीछे निकाला था 44 आया था। तो CO2 के मोल कितने हो जाएंगे, CO2 के मोल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान बटा कितना, आणविक द्रव्यमान। तो CO2 के मोल कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी में कह रहा है अणुओं की संख्या निकालनी है। इसके टोटल अणुओं की संख्या कितनी होगी, शायद आप सबको याद ही होगा फार्मूला अणुओं की संख्या। कणों की संख्या कैसे निकाला जाता था, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता था, मोल इंटू एवोगैड्रो संख्या। याद है मोल कितना है, 2, एवोगैड्रो संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणे 10⁻23 गुणा कर लेंगे 12.044 गुणे 10⁻23। तो CO2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। अगली बात ध्यान दीजिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अणुओं की भी संख्या निकाल ली। अगला कह रहा है C तथा O के मोल बताइए। तो C के मोल कैसे निकालेंगे, C के मोल, तो जिसका भी मोल निकालना होगा, ठीक है। C की यहाँ परमाणुकता कितनी है, C के साथ यहाँ क्या होगा, 1 लिखा गया होगा। और इस पूरे यौगिक का या अणु का मोल कितना आया था, 2। तो क्या करेंगे, यौगिक के मोल में C की परमाणुकता से गुणा कर लेंगे। तो कितना, 2 इंटू 1 होगा। ये 2 कहाँ से, पूरे यौगिक का मोल है। 1 कहाँ से, C की परमाणुकता है। तो C के मोल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से C का मोल आ गया, क्लियर। अब कह रहा है कि O का मोल बताइए। तो O के मोल कितने होंगे, O के मोल कैसे निकालेंगे, इस यौगिक के मोल 2 हैं, क्लियर। और O की परमाणुकता कितनी है, O की परमाणुकता यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी CO2 में O के 4 मोल हैं और C के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, क्लियर। इसी में कह रहा है C तथा O के मोल व परमाणुओं की संख्या भी बताइए, यानी C के परमाणुओं की संख्या। तो C के परमाणुओं की संख्या यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, इसी उसके मोल में क्या कर देंगे हम लोग, उसी के मोल में हम लोग एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो संख्या कितना हो जाएगा, 12.044 गुणे 10⁻23 कार्बन के परमाणु हो जाएंगे। ऐसे ही O के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, की संख्या, O के कितने मोल हैं, 4, और एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24.088 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मोल पर गणना भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मोल के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छे तरीके से मिली होगी।
और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सब लगभग मोल के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।